दोस्तों, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताने वाले हैं। जिसमें से पहला ये है कि हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। दूसरे बिंदु में हम आपको बताएंगे कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कौन से बुक्स का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे बिंदु में हम आपको बताएंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तथा चौथा बिंदु आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बिंदु में हम आपको एक डिटेल प्रोवाइड करेंगे जिसको समझकर आप एक वकालत के पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं, जहां पर हम आपको स्टेप टू स्टेप सर्टिफिकेट्स भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पहले बिंदु की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या है। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पूरे भारतवर्ष में वर्ष में 2 बार कराई जाती है, जिसमें जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं उनको एक स्टेप और बना दिया गया है, जहां से उनको गुजरना होता है, जिसके बाद वो एक परमानेंट प्रैक्टिसिंग वकील बन जाते हैं और उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसके आधार पर वो पूरे भारतवर्ष में किसी भी अदालत में पेश होकर अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम में काफ़ी बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस एग्जाम में घबराना नहीं है। आपको केवल एक अच्छी योजना तथा नीति बनानी है, जिसके आधार पर आप एक ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इसे पास करने के लिए SC ST वालों को केवल 35% मार्क्स लेने हैं तथा अदर देन SC ST को 40% मार्क्स लेने पड़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु की, यानी आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। देखिए, आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा और सिलेबस देखने के बाद बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि वो सारी किताबें बेयर एक्ट्स अथवा पूरी डिटेल किताबें को उठा लाते हैं, जो वो एग्ज़ाम पेपर में भी लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपने आंसर्स को चेक करने में उस बुक्स का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बुक्स की संख्या अधिक होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी सारा समय उसमें बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है और उसका उपयोग कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको 4 बुक्स को पहले सजेस्ट करता हूँ। पहली बुक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, जिसका आपको बेयर एक्ट लेना है। दूसरी बुक आपको लेनी है क्रिमिनल मैनुअल। आप अगर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्रिमिनल मैनुअल है। इस क्रिमिनल मैनुअल में आपको इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट तथा CRPC मिल जाएगा। तो एक ही बुक में आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। अगली बुक आपको जो लेनी है वो लेनी है सेंट्रल सिविल एक्ट्स। इसमें 101 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें आपके सिलेबस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। बताएंगे आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। चौथी बुक आप ले सकते हैं CPC की, सिविल प्रोसीजर कोड की। ये आप डिटेल बुक ले सकते हैं, क्योंकि आपको आगे केसेस में भी हेल्प करेगा। साथ ही इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, ये जो 4 बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की है, इन चारों बुक में आपके टोटल सिलेबस का लगभग 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके सिलेबस के बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो 2-2, 3-3 मार्क्स के हैं। तो आपको इसके लिए डिटेल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका बेयर एक्ट ले सकते हैं, या आपको मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप बेयर एक्ट ले लें और बेयर एक्ट में से आप जो इंडेक्स होता है उन सभी का इंडेक्स को फोटोकॉपी करा के उसका एक ही बंच बना लें, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। बताते हैं आगे आप उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 बुक से आपका सिलेबस 70% कवर हो जाता है और पास होने के लिए आपको केवल 40% ही अंक लेने हैं। तो आप खूब आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, यानी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इन बुक्स में कुछ टैगिंग करनी होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने कुछ टैगिंग किए हुए हैं इसमें जी। इस टैग आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। टैग आपको जो इंडेक्स है, जहाँ से वो सब्जेक्ट शुरू होता है, वहाँ पर आपको टैग लगाना है। ऐसा ही आपको इस सेंट्रल सिविल एक्ट, जिसमें 101 एक्ट्स हैं, उसमें भी ऐसा ही करना है आपको। ऐसा आपको इसलिए करना है
क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, तो आपको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए किताबों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बस टैग को देखेंगे और उस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। इंडेक्स में जाने के बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी लिंक करता होगा वहाँ से आप जाके उसका आंसर खूब आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। इन सभी टैग्स को लगाने के बाद आप अपने सभी बुक्स के इंडेक्स को पढ़ें। आपको लगभग 50% प्रश्नों के आंसर आपको इंडेक्स से मिलेंगे। तो आप ध्यान से इंडेक्स को पढ़ें। आपको वहाँ सेक्शन रहेगा, सेक्शन के बारे में डिटेल भी आपको इंडेक्स में मिल जाएगी। और एक बार अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कौन सी बुक का, कौन से सेक्शन का, कौन सा रिलेटेड आंसर है जिसको आप आसानी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 100 में से किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अब हम आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ध्यान रखनी है। देखिए, आपको जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस बुकलेट के शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं। उनको पढ़ने में आप अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि ये हर साल सेम होता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं कि उसमें क्या रहता है। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी बुकलेट में 100 प्रश्न होंगे जो इंग्लिश में तथा आपकी रीजनल लैंग्वेज में होंगे। आप उसको समझ सकते हैं हिंदी अथवा इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि ये एग्ज़ाम 3 घंटे का है। 3 घंटे में आपको 100 प्रश्नों के जवाब देने हैं। अगले बिंदु में बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर को आप अपने आंसर शीट में काफ़ी ध्यान से भरें। अपना रोल नंबर, नाम अथवा सही से भरें, क्योंकि जो OMR सीट है वो मशीन के माध्यम से चेक की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग में यदि आप कोई गड़बड़ करते हैं तो आपकी पूरी आंसर शीट बेकार हो सकती है। इसलिए इन सीरियल नंबर्स को सावधानी से भरें। आपको एग्जामिनेशन में बुक्स अथवा नोट्स ले जाने की अनुमति है। उसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जा सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगले बिंदु में बताया गया है कि आपको जो आंसर अपना देना है उसके लिए ब्लू अथवा ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। आपको पेंसिल अथवा जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। अपनी आंसर शीट में आपको व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर अथवा फ्लूइड इत्यादि का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद जब आपका समय शुरू हो जाता है आंसर देने के लिए, तो इंस्ट्रक्शन हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आप उसमें अपना समय वेस्ट ना करें, सीधे आंसर्स पे आ जाएं। जो आंसर्स आपको आते हैं उसको पहले करें, जो बच जाते हैं उनको बाद में बुक से ढूंढ कर करने का प्रयास करें। यदि बुक्स कुछ से ढूंढने के बाद भी आपको उनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको छोड़े नहीं। उसमें से आप कह सकते हैं कि तुक्का बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, आप उसको तुक्का लगा सकते हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो आपके नंबर कटने नहीं हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं और AIB के एग्ज़ाम को पास करने में, उसे समझने में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चौथे बिंदु जो हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था वो ये है कि हमने एक वीडियो में डिटेल में एक वकील बनने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखाए हुए हैं कि किस स्टेप पे आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको इसे कैसे पास करना है। तो इस वीडियो के एंड में हम उसको लिंक को देने वाले हैं। आप वहाँ पर जाकर उसे डिटेल में देखें, समझें, जो कि आपको भविष्य में काफ़ी काम आने वाला है। जो और भी अन्य लोग हैं जो वकालत करना चाहते हैं, AIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं, देना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को और भी जिनको ज़रूरत है उन छात्रों तक पहुँचाएँ ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको AIB एग्ज़ाम से संबंधित कोई और प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको एक सफल वकील बनाने में आपका सहयोग करेंगे।
दोस्तों एक बात और आपको बतानी है कि लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कोई जॉब कर रहा है अथवा कोई अपना अदर व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसे में वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, AIB का एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं दे सकता है। उसके लिए भी हमने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, जहाँ पर एक केस लॉ भी हमने डिस्कस किया हुआ है और इस बात का जवाब दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन तथा कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड में दे दूँ, ताकि आप उसका भी लाभ ले सकें और आपको उसका जवाब मिल सके। तो आप सभी को आपके बेहतर भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपको देकर आपकी सहायता कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।